नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, ये है एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 8। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलआईसी की इम्पोर्टेंस इस कंट्री के लिए। इसके अलावा हम एचआर और सिचुएशनल बेस्ड अवेयरनेस भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है एलआईसी एएओ इंटरव्यू की, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आएंगी एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज से रिलेटेड, वो आपको इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि आपको इंश्योरेंस टर्म पैनल के सामने कैसे बोलने चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी बोलने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। इससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट एलआईसीज मेजर सब्सिडरीज एंड द की इन्वेस्टमेंट एरियाज वेयर एलआईसी हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। एज अ फ्यूचर एएओ यू शुड बी अवेयर ऑफ एलआईसीज बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एलआईसी ट्रेडिशनली एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन टाइम के साथ एलआईसी ने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है थ्रू सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज, जिससे कंपनी एक ब्रॉडर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर बन गई है। सर, अगर मैं एलआईसी की मेन सब्सिडरी की बात करूं, तो दो इम्पॉर्टेंट सब्सिडरीज हैं। पहली है एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, जो पेंशन फंड को मैनेज करती है, स्पेशली नेशनल पेंशन सिस्टम के अंडर। सेकंड है एलआईसी कार्ड सर्विस लिमिटेड, जो क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। ये दोनों कंपनीज 100% एलआईसी की ओनरशिप में है। सर, इसके अलावा एलआईसी की कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएट कंपनीज भी हैं, जहां एलआईसी का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। मेजर एग्जांपल है आईडीबीआई बैंक, जिसमें एलआईसी का अराउंड 49.24% स्टेक है। फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जहां एलआईसी का अप्रॉक्सीमेटली 45.24% होल्डिंग है, जो हाउसिंग लोन और होम फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह एलआईसी म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी में एलआईसी का अराउंड 44.61% स्टेक है, और एलआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 49% स्टेक है। सर, एलआईसी का प्रेजेंस इंटरनेशनल मार्केट में भी है। एलआईसी की सब्सिडरीज नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और बहरीन जैसी कंट्री में ऑपरेट करती हैं। इसके अलावा एलआईसी की ब्रांचेस फिजी, मॉरिशियस और यूके में भी है। सर, इन सब सब्सिडरीज और इन्वेस्टमेंट की वजह से एलआईसी कस्टमर को डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन मैनेजमेंट और इंटरनेशनल इंश्योरेंस ऑपरेशन। और सर, अगर मैं एएओ पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इस स्ट्रक्चर को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और हम कस्टमर को मोर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू मे बी अवेयर एलआईसी वेंट पब्लिक इन मई 2022 थ्रू इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कैन यू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एलआईसीज आईपीओ बोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर एज अ होल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एलआईसी का आईपीओ मई 2022 में आया था, और ये इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। फर्स्ट सर, ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। गवर्नमेंट ने लगभग 20,500 करोड़ रुपीस रेज किए, और इसके लिए सिर्फ 3.5% स्टेक मार्केट में सेल किया गया। इससे कैपिटल मार्केट में एलआईसी की स्ट्रॉन्ग पोजीशन रिफ्लेक्ट हुई। सेकंड सर, इस आईपीओ से ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस इंप्रूव हुई। अब एलआईसी एक लिस्टेड कंपनी है और सेबी के रेगुलेशन फॉलो करता है। इसका मतलब है रेगुलर डिस्क्लोजर, क्वार्टरली रिपोर्टिंग और बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये पॉलिसी होल्डर और इन्वेस्टर दोनों के लिए ट्रस्ट को और स्ट्रेंथन करता है। थर्ड सर, इस आईपीओ के थ्रू मिलियंस ऑफ इंडियन शेयर होल्डर बने। पॉलिसी होल्डर और रिटेल इन्वेस्टर को पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली कि वो नेशन के सबसे ट्रस्टेड इंश्योर का हिस्सा बन सकें। फोर्थ सर, ये गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए भी इम्पोर्टेंट था। आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज हुए, उन्हें नेशनल डेवलपमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर में यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ सर, लिस्टिंग के बाद मार्केट डिसिप्लिन भी आता है। अब एलआईसी को स्ट्रिक्ट लिस्टिंग नॉर्म फॉलो करने होते हैं और रेगुलर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर देने होते हैं, जैसे किसी भी पब्लिक कंपनी को करने होते हैं। फाइनली सर, इस आईपीओ ने एलआईसी की ग्लोबल विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को भी स्ट्रेंथन किया। इससे एलआईसी प्राइवेट इंश्योर के साथ और इफेक्टिवली कॉम्पीट कर सकता है
while staying committed to its core mission of serving every Indian with trust and security. ओवरऑल सर एलआईसी का आईपीओ एक मॉडर्नाइजेशन का स्टेप था जिससे ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ा, लेकिन एलआईसी का पीपल फर्स्ट अप्रोच और पॉलिसी होल्डर ट्रस्ट बिल्कुल सेम बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अस अबाउट एलआईसीज लेटेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के थर्ड क्वार्टर जो दिसंबर 2025 में एंड हुआ, उसमें एलआईसी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाया है। सबसे पहले सर प्रॉफिट की बात करें तो एलआईसी का नेट प्रॉफिट 17% इंक्रीज हुआ है और ये लगभग 12,930 करोड़ तक पहुंच गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर के सेम पीरियड में। ये कंपनी की इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। सेकंड सर प्रीमियम इनकम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एलआईसी का नेट प्रीमियम इनकम 1,26,000 करोड़ तक पहुंच गया है जो 17% है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इससे ये क्लियर होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट एलआईसी पर स्ट्रांग है और लोग ज़्यादा पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। इसके अलावा सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रोडक्ट मिक्स का चेंज। अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट का शेयर इंडिविजुअल बिजनेस में 36% हो गया है जबकि लास्ट ईयर ये 28% था। इस शिफ्ट से एलआईसी की प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रही है। इसी वजह से सर न्यू बिजनेस वैल्यू में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। न्यू बिजनेस वैल्यू 28% से ग्रो हुई है और मार्जिन इंप्रूव होकर 18.8% तक पहुंच गया है। अगर सर ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखें तो एलआईसी का असेट अंडर मैनेजमेंट ₹59 लाख करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है जो कंपनी की मैसिव स्केल को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही सर सॉल्वेंसी रेशियो 2.19 है जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब सर एलआईसी फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में है और फ्यूचर क्लेम को कंफर्टेबली मीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ फ्यूचर एलआईसी एएओ हाउ डू यू थिंक एलआईसी कैन यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इट्स सर्विस एंड स्टे कॉम्पिटिटिव? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मेरे अकॉर्डिंग एलआईसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कस्टमर सर्विस को और एफिशिएंट और कन्वीनियंट बना सकता है। पहला सर एलआईसी डिजिटल ऐप ऑलरेडी कस्टमर को काफ़ी फैसिलिटी देता है। कस्टमर ऐप पर पॉलिसी डिटेल चेक कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एनी बियर और एनी टाइम। फ्यूचर में एलआईसी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को और एक्सपेंड कर सकता है। सेकंड सर ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट सिस्टम कस्टमर के लिए बहुत कन्वीनियंट है। इससे कस्टमर को ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर बैठे ही इजीली प्रीमियम पे कर सकते हैं जिससे टाइम भी सेव होता है। थर्ड सर बीमा सुगम जो आईआरडीआई का डिजिटल इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है और 2024 में लॉन्च हुआ है, उसका यूज़ एलआईसी एक्टिवली कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर कस्टमर डिफरेंट पॉलिसीज कंपेयर करके इजीली परचेज कर सकते हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। फोर्थ है सर 24/7 कस्टमर कॉल सेंटर जो मल्टीपल लैंग्वेज में सपोर्ट देते हैं, कस्टमर को तुरंत असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। इससे कस्टमर एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। फिफ्थ सर एआई और चैटबॉट का यूज़ करके एलआईसी सिंपल कस्टमर क्वेरीज को क्विकली हैंडल कर सकता है। इससे वेटिंग टाइम कम होता है और सर्विस स्पीड बढ़ जाती है। सिक्स्थ है सर डेटा एनालिटिक्स एलआईसी को कस्टमर की नीड को बेटर समझने में हेल्प करता है। इससे कंपनी राइट कस्टमर को राइट टाइम पर सूटेबल प्रोडक्ट ऑफर कर सकती है। फाइनली सर डिजिटल डॉक्यूमेंट के थ्रू फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग भी पॉसिबल होता है। जब क्लेम जल्दी सेटल होते हैं तो कस्टमर का एलआईसी पर ट्रस्ट और स्ट्रांग हो जाता है। ओवरऑल सर टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ करके एलआईसी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है, उन्हें फास्टर और बेटर सर्विस दे सकता है और अपनी पोजीशन को इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड इंश्योर के रूप में मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम की कॉम्पिटिटर ऑफ एलआईसी एंड एक्सप्लेन हाउ एलआईसी स्टे कॉम्पिटिटिव? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एलआईसी को प्राइवेट सेक्टर इंश्योर से काफ़ी स्ट्रांग कंपटीशन मिलता है। मेजर कॉम्पिटिटर में एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, मैक्स लाइफ और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनीज शामिल हैं। लेकिन सर इतनी कंपटीशन के बावजूद भी एलआईसी अपनी मार्केट लीडरशिप मेंटेन करता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हैं। पहला है सर एलआईसी का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग एलआईसी का इंडिविजुअल बिजनेस में लगभग 37% मार्केट शेयर है और ग्रुप बिजनेसेस में अराउंड 71% मार्केट शेयर है जो इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाता है।
सेकंड सर, एलआईसी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा है। एलआईसी के पास 14 लाख से ज़्यादा एजेंट हैं जो देश के रिमोट रूरल एरियाज तक इंश्योरेंस सर्विसेज पहुंचाते हैं। साथ ही बीमा सखी इनिशिएटिव के थ्रू लगभग 3 लाख वुमेन एजेंट भी ऐड हुई हैं जो इंडिया के 50% से ज़्यादा पंचायत तक कवरेज प्रोवाइड कर रही हैं। थर्ड सर, एलआईसी की ब्रांड ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग है। पिछले 7 डिकेड से लोग एलआईसी को एक सेफ और रिलायबल इंश्योर के रूप में देखते आए हैं। ये ट्रस्ट एलआईसी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फोर्थ असर, एलआईसी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बहुत स्ट्रांग है। एलआईसी के असेट अंडर मैनेजमेंट 57 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है और सॉल्वेंसी रेशियो 2.13 है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। फिफ्थ सर, एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी एक्सीलेंट है, जो लगभग 98.15% है। इसका मतलब है एलआईसी मेजॉरिटी क्लेम को टाइमली और एफिशिएंटली सेटल करता है। इससे पॉलिसी होल्डर का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और फाइनली सर, एलआईसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी फोकस कर रहा है। कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जैसे युवा टर्म और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट कर रही है, जिससे इंश्योरेंस यंगर कस्टमर के लिए और एसेसेबल बन रहा है। इसलिए सर, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के बावजूद एलआईसी अपने मार्केट शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ब्रांड ट्रस्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और डिजिटल इनोवेशन की वजह से इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर रोल एज एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यू may sometime find yourself in a situation where you disagree with the decision made by a senior officer. How would you handle such disagreement professionally? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे अकॉर्डिंग डिसएग्रीमेंट किसी भी प्रोफेशनल वर्क प्लेस का नेचुरल पार्ट होता है, लेकिन उसे हैंडल करने का तरीका हमेशा रेस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल होना चाहिए। सबसे पहला सर, मैं अपने सीनियर ऑफिसर की बात ध्यान से सुनूंगा ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली समझ सकूं। कई बार ऐसा होता है कि सीनियर के पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है जो हमें इनिशियली पता नहीं होता। अगर उसके बाद भी मुझे कोई कंसर्न लगता है, तो मैं पोलाइटली एक प्राइवेट मीटिंग रिक्वेस्ट करूंगा। पब्लिकली डिसएग्रीमेंट करना ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है। उस मीटिंग में सर, मैं अपने पॉइंट कामली प्रेजेंट करूंगा और हमेशा फैक्ट और डेटा के बेसिस पर बात करूंगा, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। फॉर एग्जांपल सर, अगर मैटर क्लेम सेटलमेंट से रिलेटेड हो, तो मैं आईआरडीआई गाइडलाइन या पॉलिसी टर्म का रेफरेंस देकर अपनी बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन सर, मैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को डीपली रेस्पेक्ट करता हूँ। कंडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन सीनियर ऑफिसर का होता है। अगर मेरी सजेशन एक्सेप्ट नहीं होती, तब भी मैं उनके डिसीजन को सिंसियरली इम्प्लीमेंट करूंगा। मेरे लिए सर, डिसएग्रीमेंट प्रोफेशनल होता है, पर्सनल नहीं। मेरा ड्यूटी है कि जब ज़रूरत हो तो ऑनेस्ट व्यू शेयर करूं, लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को सपोर्ट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सर, गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना टीम वर्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम सब मिलकर एलआईसी के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, यानी पॉलिसी होल्डर को इफेक्टिवली सर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन एलआईसी एएओ यू विल हैव प्रीमियम कलेक्शन टारगेट एंड बिजनेस गोल टू अचीव। At the same time, you must ensure ethical conduct and customer protection. So tell me, how do you balance business target with ethical practices? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे अकॉर्डिंग एथिकल प्रैक्टिसेस और बिजनेस टारगेट एक्चुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपोज नहीं करते। इसमें पहला है सर, मैं राइट पॉलिसी को राइट कस्टमर को सेल करने पर फोकस करूंगा। पॉलिसी रिकमेंड करने से पहले मैं कस्टमर की एक्चुअल फाइनेंशियल नीड और गोल को समझने की कोशिश करूंगा। जब पॉलिसी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होती है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है और मिस सेलिंग का रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सेकंड सर, मैं पॉलिसी के सारे टर्म्स क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा, जैसे प्रीमियम अमाउंट, बेनिफिट्स, एक्सक्लूजन और सरेंडर वैल्यू। आईआरडीआई की गाइडलाइन भी ट्रांसपेरेंसी पर बहुत एम्फेसिस देती है, इसलिए कस्टमर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड सर, मैं कभी भी फैक्ट्स हाइड नहीं करूंगा और सिर्फ टारगेट अचीव करने के लिए प्रोडक्ट पुश नहीं करूंगा। आईआरडीआई के प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2024 के अकॉर्डिंग इंश्योर और एजेंट को पॉलिसी सेल करते वक्त सूटेबिलिटी इंश्योर करनी होती है, इसलिए इथिकल सेलिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है। फोर्थ सर, मैं एजेंट को रेगुलर ट्रेनिंग दूंगा रिगार्डिंग एथिकल सेलिंग प्रैक्टिसेस और उनके कंडक्ट को क्लोजली मॉनिटर करूंगा। इससे कस्टमर प्रोटेक्ट होते हैं और साथ ही
LIC की रेपुटेशन भी स्ट्रांग रहती है। फाइनली सर, सेटिस्फाइड कस्टमर ही लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ का बेस होते हैं। जब कस्टमर हैप्पी होता है तो रिन्यूअल भी आते हैं और रेफरल भी मिलते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रस्ट से आती है, शॉर्टकट से नहीं। सो सर, मेरा सिंपल अप्रोच रहेगा, कस्टमर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीमा ट्रिनिटी, हाउ डज इट हेल्प इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बीमा ट्रिनिटी IRDAI का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 विजन के अंडर लॉन्च किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना और इंश्योरेंस को हर सिटीजन तक एसेसेबल बनाना। सर, बीमा ट्रिनिटी के 3 पिलर होते हैं, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। पहला सर, बीमा सुगम, ये एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसे हम इंश्योरेंस सेक्टर का UPI टाइप प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी कस्टमर डिफरेंट इंश्योर की पॉलिसी कंपेयर कर सकता है, पॉलिसी बाई कर सकता है, रिन्यू कर सकता है और क्लेम भी फाइल कर सकता है, सब कुछ एक ही प्लेस पर ऑनलाइन। सेकंड सर, बीमा विस्तार, ये एक अफोर्डेबल कॉम्बो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एक ही पॉलिसी में मिलता है। इसका प्रीमियम भी काफ़ी अफोर्डेबल रखा गया है, अप्रॉक्सीमेटली 1500 पर ईयर फॉर एन इंडिविजुअल और 2420 पर ईयर फॉर अ फैमिली। इसका पर्पस है कि लो इनकम हाउस होल्ड भी इजीली इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ले सकें। थर्ड है सर, बीमा वाहक। इस इनिशिएटिव के अंडर ट्रेन वुमेन फील्ड एजेंट को अपॉइंट किया जाएगा और आइडियली हर ग्राम पंचायत में भी एक बीमा वाहक होगा। इनका रोल होगा रूरल एरियाज में इंश्योरेंस अवेयरनेस स्प्रेड करना, डोर टू डोर पॉलिसी सेल करना, ताकि रूरल पॉपुलेशन भी इंश्योरेंस कवर ले सके। सर, अगर हम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो इंडिया में करंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अराउंड 3.7% ऑफ GDP है, जबकि ग्लोबल एवरेज अराउंड 7% है। तो सर, बीमा ट्रिनिटी बेसिकली 3 मेजर बैरियर्स को एड्रेस करता है, एसेस, अफोर्डेबिलिटी और अवेयरनेस। डिजिटल प्लेटफॉर्म एसेस इंप्रूव करता है, अफोर्डेबल पॉलिसी अफोर्डेबिलिटी सॉल्व करती है और बीमा वाहक अवेयरनेस और लास्ट माइल डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पिलर ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम। इन योर व्यू, हाउ डज LIC contribute to India's economy and capital market, and why does that make it strategically important for the country? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे व्यूज में LIC सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, बल्कि ये इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। इसमें सर पहला है, LIC करोड़ों पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट करता है अक्रॉस द कंट्री। ये जो फंड कलेक्ट होते हैं उन्हें LIC वापस नेशन के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। सर, मार्च 2025 तक LIC के पास 54.52 लाख करोड़ से भी ज़्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो इसे इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बनाता है। कैपिटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी LIC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC की 282 कंपनीज में इक्विटी एक्सपोजर है और जब मार्केट में गिरावट आती है तब LIC अक्सर बायर के रूप में मार्केट में एंट्री करता है। इससे मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है और इनडायरेक्टली स्मॉल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी प्रोटेक्ट होता है। इसके अलावा सर, LIC गवर्नमेंट बोरोइंग को भी सपोर्ट करता है थ्रू इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट इन फंड का यूज रोड, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करता है। इस सेंस में LIC डायरेक्टली नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। इसके अलावा सर, एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था 2022 में LIC का IPO, जिसमें अराउंड 21,000 करोड़ रेज हुआ था, जो इंडियन हिस्ट्री का लार्जेस्ट IPO था। इससे इंडिया में इक्विटी पार्टिसिपेशन और कैपिटल मार्केट डेप्थ को भी बूस्ट मिला। क्वेश्चन है, इन योर व्यू, हाउ डज रिड्यूसिंग और रिमूविंग GST ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम कनेक्ट विद IRDAI गोल ऑफ अचीविंग इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, एंड व्हाट स्पेसिफिक रोल कैन LIC प्ले इन मेकिंग दिस विजन अ रियलिटी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे व्यू में इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST रिड्यूस या रिमूव करना एक वेरी वेलकम और टाइमली रिफॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 56 GST काउंसिल मीटिंग में डिसीजन लिया था कि इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST 18% से जीरो कर दिया जाएगा, जो 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इसको एक लैंडमार्क स्टेप माना है। सर, इससे पॉलिसी होल्डर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है,
अगर कोई कस्टमर 10,000 का प्रीमियम पे करता है, तो पहले उसे 11,800 पे करना पड़ता था बिकॉज़ 18% जीएसटी ऐड होता था। अब जीएसटी रिमूव होने के बाद वो सिर्फ़ 10,000 पे करेगा यानी 1,800 की डायरेक्ट सेविंग होती है। ये सेविंग नेचुरली ज़्यादा लोगों को इंश्योरेंस लेने के लिए एनकरेज करती है। सर, आईआरडीआई का विज़न इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 ये इंश्योर करना है कि हर सिटीजन के पास एप्रोप्रिएट लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा बैरियर था। जीएसटी रिमूवल डायरेक्टली इसी बैरियर को ब्रेक करता है, जिससे इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉमन पीपल के लिए भी ज़्यादा एसेसिबल हो जाते हैं। इस विजन को अचीव करने के लिए आईआरडीआई ने एक क्लियर रोड मैप भी डिज़ाइन किया, जिसमें इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और रिमोट एरियाज तक इंश्योरेंस पहुंचने पर स्पेशल फोकस दिया गया। सर, यहाँ एलआईसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलआईसी के पास अराउंड 14 लाख से ज़्यादा एजेंट का नेटवर्क है, जो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेज तक रीच रखता है। अब जब प्रीमियम चीपर हो गए हैं, तो एलआईसी एजेंट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फर्स्ट टाइम बायर को और कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर सकते हैं। एलआईसी बीमा ट्रिनिटी इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, इन इनिशिएटिव का गोल है इंश्योरेंस को डिजिटल, सिंपल और इजीली एसेसिबल बनाना, ताकि कॉमन सिटीजन भी इजीली इंश्योरेंस प्रोडक्ट तक पहुंच सके। सर, अगर हम इंडिया के इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखें, तो अराउंड 4% ऑफ जीडीपी के आसपास है, जो डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी कम है। अगर जीएसटी रिमूवल जैसे रिफॉर्म और एलआईसी का ट्रस्टेड ब्रांड और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क साथ में काम करें, तो 2047 तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी क्वेरी या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।